गाइस जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट है ना, वो सबसे ज्यादा नंबर की है इस बार तुम्हारी टर्म 2 इकोनॉमिक्स एग्जाम में। 12 नंबर की यूनिट है, इससे बड़ा कोई चैप्टर नहीं है। तो यहां से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो बेसिकली याद करने बनते ही हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये रहती है, तुम कभी एडीएएस अप्रोच को याद कर लेते हो तो तुम्हें ये नहीं पता होता कि एडीएएस अप्रोच से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। एक आंसर पैटर्न याद कर लिया किसी ने तो वो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें वही लिखने की कोशिश करता है। तो मैं यहां पर थोड़ी सी आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन तो याद कर लिया है, लेकिन वो किसी और तरीके से पूछा जाएगा तो आपको किसी और तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्मार्ट स्टूडेंट की स्किल्स होती है जो आपके अंदर डेवलप होनी बहुत जरूरी है। अभी तो टाइम है, एग्जाम दूर है, इतना जल्दी भी नहीं है, 2-3 दिन काफी है, तुम मस्त तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करके फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। तो मैं यहां पर आपको 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसके साथ साथ ये बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस किसी और फॉर्म में कैसे आ जाएंगे और तुम्हें परेशान नहीं करेंगे अब, क्योंकि तुम ये वीडियो देख चुके हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एडीएएस अप्रोच के बारे में। यार एडीएएस अप्रोच से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम इनकम कहां पर होती है, तो वहां पर होती है जहां पर एडी और एएस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, ये तो कर्व होते हैं ना। तो दोस्तों लिखते हैं इसको ऐसे है कि जहां पर एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल हो वहां पर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होता है। और इसका डायग्राम अगर बनाना हो तो ओरिजिन के पॉइंट से 45 डिग्री लाइन की वाई लाइन निकलती है, इसको एएस कर्व बोल सकते हो आप। ठीक है, और ये तुम्हारा एडी कर्व है। तो इन दोनों ने, एडी और एएस ने एक दूसरे को कट किया है इस ई पॉइंट पे, और यहां पर वाई यानी ओ से लेकर वाई इक्विलिब्रियम इनकम है या इक्विलिब्रियम आउटपुट है। यहां पर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है वो लिखना भूल जाते हैं। यहां पर लिखना है दोस्तों इनकम एंड आउटपुट, और यहां पर लिखना है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी जो भी कर्व बनाओगे उसकी वैल्यू वाई एक्सिस पर लिखी जाती है और एक्स एक्सिस पे इस चैप्टर में कोई भी डायग्राम हो उसके अंदर इनकम एंड आउटपुट तो लिखना ही लिखना है। जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी का डायग्राम होता है गैप का, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी लिख देते हैं, बट यहां पर इनकम एंड आउटपुट लिखना ही लिखना है। और फिर सब भूल जाते हैं कि इसके बाद आपने यहां यह लिखना है कि यहां पर एएस एडी से ज्यादा है और यहां पर एएस एडी से कम है। ये सिचुएशन पूरा प्रॉपर इस चैप्टर के अंदर मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा रखा था। ठीक है, तो अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेसिकली देखो क्वेश्चन की फॉर्म ये रही है, बहुत सारी मैंने आपको बता दी है। सिंपल क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट थ्रू एडी एएस अप्रोच यूज डायग्राम। सिंपल ये क्वेश्चन आ गया तो आंसर इसका कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो मीनिंग बताएंगे कि हाँ इक्विलिब्रियम इनकम वहां पर डिसाइड होती है जहां पर एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर दो बातें एडी के बारे में लिखेंगे कि इसके दो कंपोनेंट्स है जी, एक सी है और दूसरा आई है। फिर एएस के बारे में लिखेंगे, इसके दो कंपोनेंट है जी। फिर बनाएंगे डायग्राम जो कि आपके सामने ये बना रखा है, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे। ये तरीका होता है पूरे नंबर लाने का, 1 2 3 4 5 हिस्से बनेंगे इसके, और 5 नंबर तक का इस बार क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो सीबीएसई वैसे भी स्टेप वाइज नंबर देने में ज्यादा विश्वास रखती है, समझे। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाएगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन टेढ़ा होके इस वाली फॉर्म में आ जाए तो क्या करोगे, किस वाली फॉर्म में अभी बता रहा हूं। इसकी पहले हाँ लिखा है, एक्सप्लेन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बहुत आसान है, ये तो सिंपल वही बात लिखोगे जो यहां पर मीनिंग लिखना था कि थ्रू एडी एंड एएस अप्रोच नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। ये इनकम डिटर्मिनेशन या फिर नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन एक ही बात है, लेकिन बाद में लिखा है यूज डायग्राम यूज कर दोगे। ऑल्सो एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। यार जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो क्या होगा। अब ये तो इसने पूछ लिया है, अगर ये नहीं भी पूछता ना तो भी आप इस सिंपल क्वेश्चन में इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में इस बात को एक्सप्लेन करते। ये वो सिचुएशन है जहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इन दोनों सिचुएशन को भी एक्सप्लेन करना होता है। यानी बताना पड़ेगा जब एडी एएस से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इनकम के बारे में बताना है। ऐसे में इनकम लेवल यानी आउटपुट लेवल बढ़ने लगेगा, क्योंकि आउटपुट यही है, ये कम है तो बढ़ा देंगे। और अगर एडी एएस से कम होगा तो आउटपुट लेवल कम होने लगेगा जब तक ये दोनों चीजें बराबर एक दूसरे के वापस नहीं हो जाती। तो ये चीज लिखना सब भूल जाते हैं, आपको ये याद रखना है। फिर एक और क्वेश्चन आया, देखो एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब क्या बोल रहा है कि यहां पर डायग्राम नहीं बनाना है,
अब इसमें डायग्राम नहीं लिखा है कि बनाना है, अगर तुम डायग्राम बना भी दोगे तो गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। ये बोल रहा है सिर्फ इस बात को ज्यादा हाईलाइट करो, इक्विलिब्रियम कब होता है ये बता दो, और उसके बाद ये बात हाईलाइट करनी है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, यानी एडीएएस से ज्यादा हो। तो यहां पर कुछ बातें आपको अच्छे से लिखनी है क्योंकि स्पेशल इसी के ऊपर फोकस कर दिया क्वेश्चन पे। तो पहली बात यहां पर लिखनी है कि ऐसे में ये खर्चा लोग ज्यादा करना चाह रहे हैं और प्रोड्यूसर्स उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन बायर्स इन द इकोनॉमी वांट्स टू स्पेंड मोर बट सेलर्स आर नॉट एबल टू मीट देयर डिमांड या नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। फिर ऐसे में इन्वेंट्री का नाम लेते हैं, यहां पर प्लान इन्वेंट्री होती है, वो इन्वेंट्री का लेवल कम होने लगता है। देखो डिमांड ज्यादा हो रही है ना, सामान बिक रहा है तो सामान खत्म हो रहा है दुकानों के अंदर से, वो ये मान लो, और फिर इनकम बढ़ेगी। 3 लाइन बोली है, एक इस सिचुएशन का मीनिंग, दूसरा इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट होगा, और तीसरा इनकम पे क्या इफेक्ट होगा। यहां कहानी खत्म हो जाएगी। तुम याद बेसिकली कर लेते हो कि एडीएएस अप्रोच का भाई पूरा क्वेश्चन याद कर रखा है, लेकिन जब अलग तरीके से पूछा जाता है और तुम पेपर में अटेम्प्ट करते हो तो पूरे नंबर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि क्वेश्चन की अंदर तक की तह समझी नहीं है, तह समझनी बनती है। फिर लिखा है एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच। यार जो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच है ये एडीएएस अप्रोच ही है, कहानी खत्म। बस तुमने एक्स्ट्रा क्या करना है, यहां पर ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम है, करना क्या एक्स्ट्रा, अगर ऐसा आ जाए तो एडी के सामने ये भी लिख देना, ये सी प्लस आई है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, बस कहानी खत्म। ओके रिपोर्ट, ऐसा ही डायग्राम बनना है। तो ये एडीएएस अप्रोच के जो मिथ्स थे, जो कंफ्यूजन थी, मैंने वो दूर करने की कोशिश की है। काफी हद तक मुझे लगता है आपकी कंफ्यूजन दूर भी हो गई होगी। अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी बातें डाउटफुल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, फटाफट से मैं कमेंट देख के रिप्लाई भी कर दूंगा। एग्जाम का सीजन है, जल्दी जल्दी कमेंट में देखता हूं, ठीक है। और नहीं तो फिर थोड़ी सी वीडियो को दोबारा वापस जाके रिप्ले कर दो, तब भी समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। एक बार में कभी कभी नहीं आती समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, और बनते हैं। इसके ऊपर क्या बना हुआ है कि एक्सप्लेन चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर नॉट इक्वल। ऐसे में तुम्हें फंसना नहीं है, यानी ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये बोल रहा है वो चेंजेस बताओ जब एडी और एएस एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। तो यहां पर सिंपल आपने 2 सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है, एक ये वाली 3 पॉइंट और एक ये वाली 3 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट बनेंगे और आपका आंसर पूरा प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वाई मस्ट एडी यानी एग्रीगेट डिमांड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। यानी जब भी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो वहां पर एडी और एएस एक दूसरे के बराबर क्यों होते हैं, हम बताएंगे होते हैं। अगर नहीं होंगे तो या तो एडी ज्यादा होगा एएस से या एडी कम होगा एएस से। फिर इन दोनों सिचुएशन में क्या क्या बातें होती हैं, वो 3 के 3 पॉइंट यहां पर, 3 के 3 पॉइंट यहां पर लिख देने हैं, वो समझ जाएगा तुमने सही आंसर किया है। यानी यहां पर फिर से वो फॉर्मूला, यानी जो ये पूरा परफॉर्मा है, इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आंसर देने की जरूरत नहीं थी। ये तो एडीएएस के मैंने आपको कुछ बताया है, मैं साइड में हट जाता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके काम आएंगे। आगे शुरू करते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। यार इसका नाम एक्सेंटे सेविंग्स और एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी है, प्लान सेविंग्स और प्लान इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी है, तो वो बड़ा सा नाम देखकर डरना नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन होता है वहां पर जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होती है। फिर आपको एक्सेंटे सेविंग का मीनिंग लिखना है, फिर एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लिखना है, फिर बनाना है डायग्राम, कैसा होता है बना के दिखा रहा हूं, और फिर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में वो बातें भी लिख देना जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं होती, यानी सेविंग या तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी या इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा होगा। अब डायग्राम कैसा बनता है देख लो, डायग्राम थोड़ा स्पेशल लेवल का है। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, ऑटोनोमस आई के ऊपर बार लगा देना, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये नेगेटिव वाला वाई एक्सिस है। यहाँ पर सेविंग कर्व ये बन गया, यहाँ पर एक दूसरे को कट किया तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, ये पॉइंट्स हो गए हैं। यहाँ पर एरो भी बना सकते हो कि यहाँ से इनकम यहाँ मूव करेगी, यहाँ से इनकम यहाँ मूव करेगी, वो पूरा प्रॉपर तरीका है। यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिखेंगे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे लिखेंगे वही इनकम एंड आउटपुट हमेशा। ये नॉर्मल डायग्राम बनेगा आपका, और डायग्राम की प्रैक्टिस इसके साथ आपकी हो जानी चाहिए जिस तरीके से मैंने करानी चाहिए, ठीक है। एक बात और एक्स्ट्रा बता देता हूं कि ये वाली अप्रोच एडी और एएस वाली अप्रोच में से ही डिराइव हुई है। कैसे? एडी एएस अप्रोच बोलती है जब एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होंगे तो इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होगा। अब एडी का मतलब होता है सी प्लस आई, इक्वल कर दो, एएस का मतलब होता है सी प्लस एस। अब देख लो ये सी से सी कैंसिल हो रहा है तो यहां पर आई बचेगा, यहां पर एस बनेगा। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वहां पर भी डिसाइड होता है जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहां पर अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं ये देख लो। सीधा क्वेश्चन लिखा है व्हेन इज एन इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम,
तो इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में होती है जब एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होते हैं, कहानी खत्म। या फिर तुम लिख दो जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है वहां पर भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। दोनों में से कोई भी एक लाइन लिख दो, वो आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, फिर बोला है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑल्सो एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, पूरी कहानी कर रहा है, कह रहा है डायग्राम भी यूज करो, तो सब कुछ इकट्ठा ही पूछ लिया। इक्विलिब्रियम कब होता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से बताओ, और वो सिचुएशन भी बताओ जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। तो यानी वो भी बताना है जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है सेविंग से तो क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होता है सेविंग से तो क्या होगा। साफ सीधी सिंपल बात, ये सिचुएशन वही है जब एडी इज मोर देन एएस होता है तो वही वाली बातें लिखनी है, और ये वाली सिचुएशन वही है जब एडी इज लेस देन एएस होती है तो वही वाली बातें लिखनी है। कैसे, एडी को तुम मान के चल सकते हो इन्वेस्टमेंट इसका ही कंपोनेंट है, तो इसके तरह ही मान लो जैसा एडी एएस के साथ हो रहा था वैसा इन्वेस्टमेंट और सेविंग के साथ हो रहा है। तो सिंपल हो गया। आगे बोल रहा है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यूज करो डायग्राम। अब डायग्राम यूज करना है, सिंपल वही लैंग्वेज में आएगा जो मैंने परफॉर्मा बता रखा था, ये कहानी खत्म, एक्सप्लेनेशन देनी है। तो सिंपल इजी लेवल का क्वेश्चन ये सेकंड नंबर पे है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का ही क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फॉर्म अलग है, आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, एक और पूछ लिया, ये अलग है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीगेट डिमांड, एडी क्या होता है, तो एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है उनकी वैल्यू को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्टेट इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट स्टेट करने हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। इनकी फुल फॉर्म लिख के स्टेट करना है। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला, जब वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलता तो उनकी डिटेल एक्सप्लेन करनी बनती। ये 5 नंबर का सुपर हिट क्वेश्चन बन रहा है आसान लेवल पे। 1 नंबर की डेफिनेशन, 4 नंबर के कंपोनेंट्स, चाहे 5 नंबर में आ जाए, स्टेट बोला है तो स्टेट ही करना, एक्सप्लेन मत करना। ठीक है, वो स्मार्ट वर्क होता है, डरना नहीं इस चीज से। जो लव सर ने बताया वो फाइनल ओके रिपोर्ट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार नेशनल इनकम का। इन्फ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन होती है जब एडी एएस से ज्यादा होता है लेकिन इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी होती है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी होती है, और इसी सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं। समझ रहे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग लिखना पड़ता है जो मैंने ऊपर लिख दिया। फिर इसका दोस्तों डायग्राम नहीं बनाना, इसने पूछा या नहीं पूछा क्वेश्चन में, आपको इंपैक्ट बताना है कि इन्फ्लेशनरी गैप का इकोनॉमी पे इंपैक्ट क्या होगा। 3 चीजों पे इंपैक्ट बताना है। पहला प्राइस लेवल पे, मैंने प्राइसेस लिख दिया। दूसरा इनकम और आउटपुट पे, जिसको मैं वाई लिख देता हूं। और तीसरा बताना है एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये फर्क पूरा क्वेश्चन में करा रखा है आपको। वैसे प्राइस लेवल यहां बढ़ने लग जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बनाना है डायग्राम, और डायग्राम की देनी है एक्सप्लेनेशन, यानी बिना एक्सप्लेनेशन के डायग्राम का वजूद नहीं मानते इकोनॉमिक्स में, एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तो ये करना है। लेकिन कभी कभी अटैचमेंट में वो आपसे इन्फ्लेशनरी गैप तो पूछता ही पूछता है, उसके साथ में इसको सॉल्व करने के तरीके, करेक्टिंग मेजर साथ में पूछ लेता है। तो यार वो भी याद करने हैं, वो याद करना मत भूल जाना। कुछ मॉनेटरी मेजर्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक लेता है, जिससे मनी सप्लाई के थ्रू वो एडीएएस की प्रॉब्लम को ठीक करता है, और कुछ फिस्कल मेजर्स होते हैं, इसमें हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और अपना एक्सपेंडिचर से इस इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने की कोशिश करती है। आ जाओ जी, क्वेश्चन की फॉर्म देख लो, क्या लिखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, यूज डायग्राम। बिल्कुल सेम यही वाला परफॉर्मा यूज करना है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, यूज डायग्राम, बिल्कुल सेम है, बस नाम अलग था। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। यार ये क्वेश्चन अलग है, ये 5 नंबर का नहीं आएगा, यहां पर डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां पर सिर्फ एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट बताना है। आउटपुट विल रिमेन अनचेंज्ड, एम्प्लॉयमेंट विल रिमेन अनचेंज्ड, प्राइसेस इन द इकोनॉमी विल स्टार्ट राइजिंग। 3 नंबर मिल जाएंगे ये लिख के। ठीक है, फिर पूछा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन रिड्यूसिंग दिस गैप। तो इसका मतलब लिख देंगे, और ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको ठीक कैसे करेगा वो बताएंगे। ये तो सिर्फ एग्जांपल दिया आपको कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको ठीक कैसे करेगा, ये पूछ रखा है। बाकी वो कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी दे सकता था कि वो ठीक कैसे करेगा, उसके थ्रू बताना है। तो यार मॉनेटरी मेजर और फिस्कल मेजर जरूर याद कर लेना। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर करा भी रखा है, लाइव में आके दोबारा वीडियो आपको मिल जाएगी, आप ढूंढोगे तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा लिंक वैसे भी। तो डिफ्लेशनरी गैप इसका उल्टा होता है। ये वो सिचुएशन है जहां पर एडी इज लेस देन एएस होती है और इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी होती है। आप इन वाली सिचुएशंस को ना, इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को इससे कंफ्यूज मत करना, इससे। यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही थी, इस बात को ध्यान रखना। तो वापस वही दौड़ के आते हैं, ये रहा। तो सेम परफॉर्मा
पहले मीनिंग लिखेंगे, फिर इसका इंपैक्ट आएगा उन्हीं 3 चीजों पे, फिर डायग्राम और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, ये 4 चीज यहां पर आएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ डिफ्लेशनरी गैप और यूज डायग्राम, सिंपल वही लिखना है। अच्छा, इंपैक्ट बता देता हूं इसका क्या होता है। इंपैक्ट थोड़ा ध्यान में रखना है। प्राइस लेवल इसमें कम होने लग जाता है, इनकम एंड आउटपुट लेवल कम होने लग जाती है, और एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लग जाती है। कैसे होता है ये सब कुछ पूरी वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, लेकिन आपको अभी आइडिया दे रहा हूं, इसके बाद डायग्राम बनेगा। चलो जी, क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड ऑन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। वही बता रखा है, प्राइसेस कम, एम्प्लॉयमेंट कम और प्रोडक्शन यानी आउटपुट कम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलो चीजों का। और ये धाकड़ लेवल का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर एडी और एस एक दूसरे के बराबर होते हैं, बट इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो फिर बोला है, एक्सप्लेन 2 मेजर्स बाय विच फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैन बी रीच्ड। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे रीच होगा, ये डिफ्लेशनरी गैप का क्वेश्चन है। आपको ये लिखना है इसका मीनिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, और ये बोलना है ये सिचुएशन तब आती है जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी गैप होता है। फिर डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट कैसे करते हैं, उसके कोई भी 2 मेजर बता दो, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। चाहे वो मॉनेटरी मेजर बता दो, चाहे फिस्कल मेजर बता दो, कुछ नहीं बोला, जैसे मन करे वैसे बता दो। तो यहां क्वेश्चन इसका सॉर्ट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स। पहले आते हैं मल्टीप्लायर पे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स का मानना है कि इसका एक ही टेबल वाला क्वेश्चन याद करके चले जाओ, और जो भी क्वेश्चन आए 5 नंबर का उसमें वही आंसर लिख दो। ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ अ टेबल या न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो यहां पर मल्टीप्लायर की डेफिनेशन आ जाएगी, सबसे पहले मीनिंग आ जाएगा, और फिर तुम कुछ अजम्पशंस के साथ न्यूमेरिकल एग्जांपल में टेबल बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, फिर टेबल के लास्ट में उसको एक्सप्लेन करोगे, तो एक्सप्लेनेशन में कैलकुलेशन भी दिखानी पड़ती है कि कैसे वो मल्टीप्लायर की वैल्यू आई है। तो उसके बाद तुम्हें पूरे नंबर मिलते हैं। अगर कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे तो पूरे नंबर नहीं मिलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसा आ सकता है, डिफाइन मल्टीप्लायर, के की डेफिनेशन दो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर। यहां पर टेबल वेबल कुछ नहीं बनानी, मल्टीप्लायर की डेफिनेशन देने के बाद डायरेक्ट इनका रिलेशन एक्सप्लेन करना है, या क्या रिलेशन इनके बीच में। वैसे बता देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी और मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर वो पूछ लेता एमपीसी एस और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन होता है, तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, हद से हद पूछ भी सकता था, मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो वैल्यूज के बारे में पूछ सकता था। यहां पूछा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट फॉर करेक्टिंग द डिफ्लेशनरी गैप। ये क्वेश्चन पीछे वाले इसके लिए था, मतलब कोई भी चीज पूछ सकता है, तो वो करेक्टिंग में पूछ लिया है। अच्छा, मल्टीप्लायर में आपसे कुछ ये भी बोल सकता था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको खुद देगा, एग्जांपल में खुद दे दी, मान लो 1000 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी के अंदर, और एमपीसी की वैल्यू भी खुद दे रहा है, लाइक मान लिया 0.8 है, तो बोल रहा है मल्टीप्लायर की अब टेबल बनाओ, खुद करके दिखाओ कैलकुलेशन की इकोनॉमी के अंदर टोटल इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो खुद बताना होता है, सब बता रखा है। फिर डेरिवेशन ऑफ कर्व तुम्हारे कोर्स में नॉर्मली लोग याद कर लेते हैं कि कंजम्पशन कर्व डिराइव कैसे होगा, सेविंग कर्व से, और क्वेश्चन अपोजिट आ जाता है कि बताओ सेविंग कर्व डिराइव कैसे होगा कंजम्पशन कर्व से। तो दोनों का डायग्राम तो डिट्टो सेम बनना है। ठीक है, डायग्राम कैसा बनना है, ऐसा बनना है, ये मान लो इनकम है, ये सेविंग है, यहां कट किया तो ये कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन, ये सेविंग, ये इनकम, यहां 45 डिग्री लिख दे रहा है, ऐसा डायग्राम बनना है। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसके स्टेप्स कुछ और होंगे, एक्सप्लेनेशन में स्टेप्स लिखने होते हैं। ठीक है, यानी स्टार्टिंग कहीं और से होती है, और ये वाला आएगा तो इसके स्टेप्स कुछ और होंगे। आप पूरी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की वीडियो देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ इसके ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको बताता हूं, नॉर्मली ये हो गया। अब यहां से 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखा रहा हूं और क्वेश्चन बना भी करके दिखा रहा हूं। आपको क्वेश्चन में ऐसे कुछ गिवन होगा, लिखेगा गिवन कंजम्पशन की वैल्यू 100, साफ साफ लिखता हूं, कंजम्पशन की वैल्यू 100 प्लस 0.8y, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लो दी है आपको 100। अब पूछ रहा है कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, पहली चीज ये पूछी। दूसरी चीज पूछ रहा है कैलकुलेट करो मल्टीप्लायर। तीसरी चीज बोल रहा है कैलकुलेट करो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चौथी चीज कैलकुलेट करो सेविंग। पांचवी चीज बोल रहा है एमपीसी बताओ। छठी चीज बोल रहा है एमपीएस बताओ। सातवीं चीज बोल रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन बताओ, यानी सी बार। ठीक है, ये बताओ। तो
ये सातों चीजें तुमसे पूछ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, सातों नहीं पूछेगा, इनमें से 2-3 चीज पूछ लेगा। मैं आपको सारी सॉल्व करना बता रहा हूं कैसे करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लूंगा इस बार, ठीक है, यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो आपने लिखना है सीधा, शुरुआत करनी है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एडी, ये लिखा एडी है, ये इसके दो कंपोनेंट है, और एएस एक दूसरे के बराबर होते हैं, वाई को एएस बोल देते हैं। बस इनकी वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू, ये पूरी इक्वेशन आएगी। तो सी की जगह मैंने लिखा 100 प्लस 0.8y, और ये आई की वैल्यू फिर प्लस कर देंगे, आई की वैल्यू 100 गिवन है क्वेश्चन में, ये लिख दिया, और वाई के इक्वल। अब वाई की वैल्यू निकाल दो, 100 और 100 200 यहां लिखे, और इस y में से ये 0.8y माइनस हो जाएगा, तो 0.2y बचेगा। अगर आप यहां पर y की वैल्यू निकाल सको तो 0.2 नीचे चला जाएगा, तो आंसर कैलकुलेट करके देख लेना, 1000 आएगा। तो ये आंसर आया है इसका अभी। लेकिन अगर ये पूछता कुछ और चीज तो बताता एमपीएस जो इसके साथ लिखी है, एमपीसी सॉरी 0.8, यहां से मल्टीप्लायर अगर वो पूछता ये, तो ये होता है 1/1 माइनस एमपीसी, तो ये आ गया, कैलकुलेट करके देखोगे तो 5 आएगा। एमपीएस अगर पूछता ये रहा, तो 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 माइनस 0.8, 0.2 एमपीएस है। और क्या पूछ सकता था, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, तो कंजम्पशन की इक्वेशन में जो ये वैल्यू लिखी होती है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अब बारी आई, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछ लेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यार ये तो कंजम्पशन की तो पूरी इक्वेशन गिवन है, तो कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू जो तुम्हारे पास आई थी वो पुट कर दो। तो क्या है, 100 प्लस 0.8 y की वैल्यू 1000 आई है, तो आंसर में आ जाएगा 900। फिर हद से हद सेविंग पूछ सकता था, तो सेविंग और कंजम्पशन को टोटल कर दोगे तो इनकम आता है ना, तो सेविंग की वैल्यू हो जाएगी इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम पहले 1000 आ गई, कंजम्पशन 900 आ गया, तो सेविंग की वैल्यू 100 आ गई। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। हालांकि बनते हैं यहां से क्वेश्चन एपीसी, एमपीसी या फिर मल्टीप्लायर के भी हैं, लेकिन वो 5 नंबर में आने के चांस नहीं है। 5 नंबर में यही वाले न्यूमेरिकल आने के चांस है। या फिर इतनी सारी चीजें पूछी है, दूसरे तरीके से पूछ सकता था, आपको सेविंग की इक्वेशन दे देता -100 प्लस 0.2y, और इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन दे देता, यहां बोल देता 500 है। अब बोलता वो सब चीजें निकालो, तो यार यहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट का अप्रोच करते, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का यूज करते, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होती है, वहां पर इक्विलिब्रियम आता है। तो हम यहां लिखते एट इक्विलिब्रियम सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। सेविंग की पूरी ये वैल्यू लिख दो, सेविंग की जगह -100 प्लस 0.2y, इन्वेस्टमेंट की जगह पूरी वैल्यू 500 लिख दो। तो अब देखो ये माइनस का 100 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 100 और 500 600, तो 0.2y इज इक्वल टू 600। और अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ 0.2y था, ठीक है ना। अब y इधर रह जाएगा, 0.2 नीचे ले जाएंगे, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 600 अपॉन 0.2, और मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आ जाएगा। तो ये 3000 y की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम में करोड़ में लिखी हो करोड़ में लिखना, और अगर ऐसी रुपीज में लिखनी हो तो रुपीज में लिखना, मतलब एग्जाम में जैसा पूछा उसके थ्रू। तो फ्रेंड्स यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का सारा मैटर क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को छोड़ के मत जाना, उन दोनों में अंतर भी आ सकता है। अगर इन दोनों में अंतर आ गया तो क्या करोगे, मान लो इधर लिखा है इन्फ्लेशनरी गैप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इधर लिखा है डिफ्लेशनरी गैप, इधर शॉर्ट में लिख दिया। तो अगर डिफरेंस आ गया तो क्या लिखोगे, पहले नंबर पे इनकी डेफिनेशन लिख देना दोनों साइड, दूसरे नंबर पे इसका प्राइस लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इधर तो कम हो जाता है इधर बढ़ता है। फिर आउटपुट पे या इनकम पे एक ही बात है, क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ कोई नहीं पड़ता, यहाँ कम हो जाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अनचेंज रहती है, यहाँ ये कम हो जाती है। फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम एक्सेस डिमांड है, इसका दूसरा नाम डेफिशिएंट डिमांड है। डायग्राम मत बनाना डिफरेंस में, डायग्राम बनाओगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है, जब तक वो बोले ना तब तक मत बनाना। फिर इनको करेक्ट करने का मेजर क्या है, उनमें से कुछ भी बता देना। लाइक इसको ठीक करने के लिए टैक्स रेट को कम करना पड़ता है, इसके लिए टैक्स रेट कम करनी पड़ती है, सॉरी यहां बढ़ानी पड़ती है, टैक्स रेट बढ़ानी पड़ती है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना पड़ता है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है, या मनी सप्लाई कम करनी पड़ती है, या मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसे कुछ 3-4 डिफरेंस ये लास्ट में बता दिए, तो एक लिख दोगे उससे भी काम चल जाएगा। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और क्वेश्चन आप वैल्यू भी ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि एमपीसी, एमपीएस और मल्टीप्लायर, इनकी वैल्यूज के बारे में आपसे पूछ ले। एमपीसी की कम से कम वैल्यू 0 होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 होती है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी भी कम से कम वैल्यू 0 होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 होती है। इसकी कम से कम 1 होती है, इसकी ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी होती है। फिर एपीसी की वैल्यू के बारे में पूछता है
तो दोस्तों वैसे भी ये कंजम्पशन अपॉन इनकम है, ठीक है, कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एपीसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक से ज्यादा हो सकता है, ऐसी बातें पूछता है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा। एपीएस के बारे में पूछ लेगा, ये एस अपॉन वाई होता है, तो सेविंग नेगेटिव हो सकती है, तो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखना, ये आपके काम की चीजें बनेंगी ही बनेंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी यहां पर छोड़ रहा हूं, बाकी तैयारी बची है, तो मैं टाइम दे रखा 11 बजे लाइव आने का, तो अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स को बता दो कि यहां पर इस तरीके से तैयारी करी जा रही है, ताकि हमारा भी थोड़ा ज्यादा मूड कर जाए कि आपको बढ़िया तरीके से और बढ़िया कंटेंट पेश किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।